प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजकीय डूंगन महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए पाठ तृतीय में के आधुनिक काव्य प्रश्नपत्र प्रथम में रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये पंक्तियां हैं महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिसे उन्होंने सूत पुत्र कर्ण के संदर्भ में लिखा था। मर्म है कि कैसे दुनिया जिसको एक शूद्र के पुत्र के रूप में देखती थी, असल में वो अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से एक महान शख्सियत थी और इतिहास उसको आज भी उसी तरह याद करता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उनकी कालावधि 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 8 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। दिनकर जी का बचपन कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था। नंगे पैर स्कूल जाते थे। 7 कोस उन्हें रोज पैदल चलना पड़ता था और बीच में एक स्टीमर भी लेना पड़ता था नदी पार करने के लिए। अब बात यह है कि वो स्टीमर अपनी लास्ट राइड रोजाना की दोपहर 2 बजे करता था। लिहाजा कई बार अपना स्कूल आधा ही छोड़कर दिनकर को वापस घर लौटना पड़ता था, लेकिन फिर भी अपनी कक्षा में वो हमेशा अव्वल रहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, बंगला और इंग्लिश पर खासी पकड़ बना ली थी। साथ ही उनका क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व भी मुखर होने लगा था। इस प्रोग्रेसिव प्रवृत्ति की झलक उनकी इस कविता में भी दिखती है। संदर्भ है कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध, जिसमें युधिष्ठिर बुरी तरह पराजित हुए, रण छोड़कर भाग रहे थे। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप, सेविये धर्म तरु तले, कहीं निर्जन वन में। काम क्या साधुओं का कहिए, इस महाघोर घातक रण में। मत कभी शात्रता के धोखे, रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। 1957 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में
जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, दिनकर को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा था, दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। नामवर सिंह ने कहा है, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव ने कहा था कि दिनकर की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। प्रसिद्ध रचनाकार काशीनाथ सिंह के अनुसार दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। 16 साल की उम्र में ही छात्र सहोदर नाम की उनकी पहली कविता छपी थी। लेकिन एक निर्मल हृदय कवि कैसे क्रांतिकारी में परिवर्तित हुआ, उसके पीछे भी एक किस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही उनके नायक थे और जब उन्होंने गुजरात में कामयाबी के साथ असहयोग आंदोलन चलाया तो उनको समर्पित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने 10 कविताएं लिख डाली, एक से एक वीर रस से भरी हुई। ये कविताएं विजय संदेश के शीर्षक से छपी और इसी के साथ पदार्पण हुआ भारतीय साहित्यिक मंच पर एक नए राष्ट्रभक्त कवि का। लेकिन उसके फौरन बाद ही एक ऐसी घटना घटी जिसने दिनकर को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके मन में जैसे ज्वाला सी भड़कने लगी। साइमन कमीशन उसी दौर में भारत आया था और उसका विरोध कर रहे पंजाब में लाला लाजपत राय पर जिस बर्बरता से पुलिस ने लाठियां बरसाईं और उनकी शहादत हुई, उसके बाद दिनकर के अंदर छुपे क्रांतिकारी कवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सदियों की बुझी ठंडी आग सुख बुझा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, घूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर के अंदर का क्रांतिकारी एकदम से मुखर होता चला गया। लाला लाजपत राय की शहादत और उस पर दिनकर साहब का काव्य। अब रामधारी सिंह दिनकर अंग्रेज़ों के निशाने पर आ चुके थे, लिहाजा उन्होंने एक छद्म नाम अमिताभ से अपनी कविताएं छपवाना शुरू कर दी। महान शहीद जतिन दास की शहादत पर भी उन्होंने एक कविता लिखी और उसी वक्त वीरबाला और मेघनाद वध उनकी 2 बहुत चर्चित कविताएं और छपी। उन्हीं दिनों जाने माने इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल भी दिनकर के जीवन में एक बड़ा प्रेरणा सूत्र बनकर आए। इतिहास का ज्ञान, उसका बोध और उसका कविताओं में सही इस्तेमाल, ये सब दिनकर के जीवन में डॉक्टर जायसवाल की ही देन थी। इसलिए दिनकर ने जायसवाल साहब को अपने गुरु का दर्जा दिया। उनकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोए और लिखा कि आज मुझे प्यार करने वाला न रहा, मुझे प्रेरणा देने वाला सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, इंद्र, बृहस्पति, शची और ब्राह्मणी नहीं रहा। वो मेरे पहले पहले प्रेरणा सूत्र थे और आज मैं अंधकार में चला गया हूँ। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना
उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। दिनकर जी ने बहुत अधिक काव्य रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली, बारदोली विजय संदेश 1928, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छाँव 1947, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवात 1956, कविश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, कोयला और कवित्व 1964, मृति तिलक 1964 और दिनकर की सूक्तियाँ 1964, हारे को हरिनाम 1970, संचयिता 1973, दिनकर के गीत 1973, रश्मिलोक 1974, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक रचनाएं 1974, मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1969, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधीजी 1968, हे राम 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बौद्ध 1973। धन्यवाद विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।